Hello and welcome. After all the hindrances and conflict of schedule, we finally managed to make this orientation possible. I am Madiha Fayaz, your host for today's workshop. This workshop is being organized by Quintessence Classes. Quintessence Classes is India's well-known institute preparing candidates for the civil services examination and other competitive exams. Quintessence is the only edtech startup in the Valley that has a well-developed online as well as offline infrastructure. With a cumulative experience of over 53 years, Quintessence has helped thousands of students, offering the best learning experience and has contributed in making education accessible and affordable. Having a deep understanding of the sector, Quintessence crafts a holistic approach to address the unique needs of the students, and the excellent performance of our students and the dedicated efforts of our faculties make the institute a perfect choice for an individual aspiring to build a career in professional courses. To formally begin this session, I request Mr. Tahleel Shah to share their insights on the topic at hand. Please give them an applause. I thank you all for giving your valuable time in participating in this seminar. Before we begin the session for today, आज के सेमिनार का जितना भी आपका वर्कशॉप होगा, जो भी आपकी गाइडेंस शेयर होगी टॉपर्स से, वो तो टॉपर्स ही डिस्कस करेंगे. मैं बस आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ कि ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया है. जस्ट टू गिव यू दी इंसाइट कि हम ये क्यों कर रहे हैं, जो आज यहाँ पर हो रहा है ये क्यों हो रहा है. Now see, when we started this process of coaching our students for UPSC, हमने एक स्टडी की, हम सब फैकल्टी मेंबर्स से मिलकर और हमें पता चला कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है एट द नेशनल एंड एज वेल एज एट द स्टेट लेवल, वो दिन ब दिन कम हो रही है. सो स्टूडेंट्स फ्रॉम द वैली आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एट द सेंट्रल लेवल या स्टेट की लेवल पर. ऐसी हमारी डाउनफॉल हो रहा है हमारी रिप्रेजेंटेशन का. सिलेक्शंस काफ़ी कम हो रही है और ये इन द लॉन्ग टर्म, फास्ट फॉरवर्ड 10 to 15 ईयर्स, ये हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है. इफ़ यू डू नॉट हैव अ वॉइस एट द गवर्नमेंट, ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं. सो उस इनिशिएटिव को दिमाग में रखते हुए, उस विजन को दिमाग में रखते हुए, वी स्टार्टेड गिविंग यू द गाइडेंस एंड द स्ट्रैटेजी जो बाहर आपको मिलती है वो आपको कश्मीर में मिलनी चाहिए. नाउ yesterday only we were having a talk regarding कश्मीर से कितने सारे लोग दिल्ली जाते हैं और हमें पता चला लगभग जो वेल ऑफ फैमिली से है, हर साल 1000 से 1500 बच्चे कश्मीर से दिल्ली जाते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए. अब यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी तो नहीं है, आपको वो सारी चीज़ें कश्मीर में मिलनी चाहिए. पर प्रॉब्लम ये है, ऐसा कोई सीरियस इनिशिएटिव आज तक यहाँ पर नहीं लिया गया है कि आपको यहाँ पर वो क्वालिटी मिले, आपको यहाँ पर वो गाइडेंस मिले जो जिसके लिए लोग दिल्ली जाते हैं. दैट इज़ द इनिशिएटिव जो हम 4-5 दोस्तों को दिमाग में था कि हम क्योंकि बाहर पढ़ाते हैं, हमें पता है बच्चे को क्या चाहिए उधर, तो हमने सोचा व्हाई नॉट रेप्लिकेट द सेम इन कश्मीर एज वेल. तो उसके लिए मेजॉरिटी, आपको सर भी बोलेंगे अभी, कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरी होती है आपको गाइडेंस होना, खासकर इस एग्ज़ाम में. इसमें पता ही नहीं होती आपको कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, और वो आपको कौन बोलेगा. प्रीलिम्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. जैसे कल नाजिश सर के साथ मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा पहले 2 प्रीलिम्स में उनकी हिज सिस्टर इज़ ऑल्सो एन IAS ऑफिसर, उनकी सिस्टर होने के बावजूद ही डिडंट नो कि प्रीलिम्स में व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग जो आपको करनी चाहिए. पूरा कुछ पढ़ने के बाद, सारी NCERTs पढ़ने के बाद, सारा आपकी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बावजूद आपको ये नहीं पता कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होता कैसे है. आप पढ़ तो सकते हैं सब कुछ, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रेटेजाइज करना, आपको गाइडेंस होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ करने से प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है. एंड देन ही टोल्ड मी कि उन्होंने लगभग 65 टेस्ट्स दिए थे प्रीलिम्स का एक्चुअल टेस्ट देने से पहले. दैट इज़ हाउ यू कैन क्वालिफाई द प्रीलिम्स. उसके बाद मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है ये आपको कौन बताएगा, ये आपके सीनियर्स आपको बताते हैं, ये वो लोग बताते हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है. तो उसके लिए आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता था. एंड दैट इज़ वेयर वी क्विंटेसेंस कम्स इनटू पिक्चर. रोहान सर ने बहुत ही ज़बरदस्त इसमें इनिशिएटिव लिया, उसमें ज़बरदस्त हमारा 3-4 साल से काम हुआ और हमें लगा कि हम यहाँ पर ये वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता था, वो यहाँ पर आज हो सकता है. तो हमने फिर वहीं पे ठान ली बात कि हम हर साल जो उस साल के टॉपर्स होंगे उनके साथ हम आपका राब्ता रखेंगे, आपका कनेक्शन बनाएंगे, ताकि आपको भी वो गाइडेंस मिल सके जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता था. दैट इज़ द इनिशिएटिव दैट वी हैव बिगन इन कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी, एग्ज़ाम का गाइडेंस मुझसे बेहतर आपको गेस्ट ही बताएंगे, टॉपर्स ही बताएंगे. वन मोर थिंग दैट आई हैव टू क्लियर इज़ दैट, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कश्मीर में हमारी रिप्रेजेंटेशन दिन ब दिन कम हो रही है,
और सिविल सर्विसेज का मतलब क्या है, मकसद क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपको हमारे लोगों के लिए सहूलियत पैदा करनी है। दिस इज़ द एम ऑफ सिविल सर्विसेज। आप क्या बनना चाहते हैं? पब्लिक सर्वेंट। आपको पब्लिक के लिए काम करना है, आप सिविल सर्वेंट हैं। आपको, दिस इज नॉट द प्राइवेट सेक्टर जहां आपका एक प्रॉफिट मोटिव होता है। प्राइवेट सेक्टर में इट इज़ अ कमर्शियल मोटिव, उसका प्रॉफिट मोटिव होता है। सिविल सर्विसेज आप गवर्नमेंट का हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, इसमें आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, ओरिएंटेशन वो नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो गवर्नमेंट का हिस्सा बनकर हमारे लिए सहूलतें पैदा कर सके। दैट इज़ द एक्चुअल एम ऑफ सिविल सर्विसेज। और इसमें जिनका वो इंटेंशन होता है वही लंबी रेस के घोड़े होते हैं, जो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट के लिए, जो फॉर एग्जांपल इनकम के लिए सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। उनको ये बात पता होनी चाहिए कि सिविल सर्विसेज से आईएएस में उससे ज़्यादा तनख्वाह आपको प्राइवेट सेक्टर दे सकता है। आईएएस में कितना ही तनख्वाह होगा आपको, प्राइवेट सेक्टर में आप मंथ बेसिस पे 5-5, 10-10 लाख रुपए कमा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में पैसा है। और सिविल सर्विसेज क्यों करते हैं लोग? सिविल सर्विसेज इसलिए करते हैं बिकॉज उनको कोई बड़ा काम करना है, उनको कोई बड़ी छाप छोड़नी है सोसाइटी पे, अब कुछ वैल्यू क्रिएट करना है। जब वो मरेंगे, मरने से पहले उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ करके मर रहा हूँ। ऑन देयर डेथ बेड दे शुड बी सेटिस्फाइड। और ये आपको सिविल सर्विसेज दे सकती है ये काम। जैसे आबिद सर ने कुछ साल पहले हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, ही टोल्ड अस कि आईएएस बनने का फ़ायदा मुझे बहुत बाद में पता चला। उन्होंने आईएएस तो शुरू इंसान करते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे होते हैं, कॉलेज में सब लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या किसी ने टॉप कर लिया, आप इंस्पायर हो गए, आपने भी प्रिपरेशन शुरू कर ली। पर एक्चुअल उसका मतलब क्या है, आबिद सर ने कहा कि मुझे बहुत बाद में पता चला। आबिद सर इज़ ऑल इंडिया रैंक 25। उन्होंने कहा व्हेन आई बिकेम अ डीसी इन अ पर्टिकुलर प्लेस इन कश्मीर ओनली, उसने कहा देयर वाज दिस वुमन जो हर दिन मेरे ऑफिस के बाहर होती थी। अब आपको डीसी से मिलना है, उसको मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको टाइम लगता है, और उसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। वो अकेली बंदी ऑफिस के बाहर रोज़मर्रा वेट करती थी आबिद सर का कि किसी तरीके से मैं उनसे मिल सकूँ। फाइनली जब पता चला, बात फैली, उनको पता चला कि शी वॉन्ट्स टू मीट मी, तो उन्होंने उसको अंदर बुलाया कि बोलिए क्या बात है। तो उन्होंने उसको कहा कि मेरे 2 बेटों ने मुझे घर से निकाला है। वो मकान मेरे हस्बैंड का था, और मेरे बेटों ने पता नहीं कैसे किस तरीके से वो मकान अपने नाम कराया, और आज मैं सड़क पे भीख मांगती हूँ। और मेरा घर है, मेरे 2 बेटे हैं, और वो मुझे अपने साथ रखते नहीं। तो आबिद सर ने ही टुक हर केस, और उन्होंने वो मकान उनके नाम पर वापस कराया और उनके दोनों बेटों को घर से निकाला। दिस इज़ द पावर ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। ये करने के लिए ही, इसी से आप इंस्पायर होने चाहिए। आप गाड़ियों से, वो ऊपर जो सायरन हुआ करता था उससे, या पैसे से, या पावर से, या फेम से इंस्पायर नहीं होने चाहिए। आप इंस्पायर होने चाहिए कि आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, और हमारे लोगों की इसको ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। वी हैव बीन इन टर्मोइल सिंस मैनी ईयर्स। तो आज हमें सहूलियत चाहिए, आज हमें रिलीफ चाहिए, और वो रिलीफ आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने आपको इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन दिया है, यू आर इंटेलेक्चुअली साउंड, तभी आप यहाँ पर हैं। आईएएस की तैयारी सब लोग नहीं करते, आईएएस की तैयारी कुछ चुनिंदा लोग करते हैं। पूरे इंडिया में 140 करोड़ की आबादी में हर साल सिर्फ 4.5 लाख लोग ही अटेम्प्ट करते हैं प्रीलिम्स का। ये 4.5 लाख में भी आपकी मेजॉरिटी नॉन सीरियस होते हैं। असल आपका जो कंपटीशन होता है वो 50-60 हज़ार लोगों के साथ होता है। पूरे इंडिया में 140 करोड़ आबादी में सिर्फ 50,000 लोग इतने केपेबल होते हैं कि वो आईएएस के एग्ज़ाम में बैठते हैं। और ये इस बात की गवाही है कि ये लोग जो बैठते हैं एग्ज़ाम में, जो प्रीलिम्स लिखते हैं, जो मेंस लिखते हैं, इवन इफ उनका क्वालिफाई ना हो, पर वो इंटेलेक्चुअली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और जिनको अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है कि वो इंटेलेक्चुअली काफ़ी स्ट्रांग है, वो आपकी कमाई नहीं है, वो अल्लाह ताला की देन है। वो आपको मिला है एज अ गिफ्ट। यू आर इंटेलेक्चुअली केपेबल, यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन। किसी का, फॉर एग्जाम्पल, मैं लेक्चर देता हूँ, किसी को जल्दी से समझ आता है, किसी को समझ नहीं आता। अब ये उसकी गलती नहीं है, उसका इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन उतना स्ट्रांग नहीं है, पर वो मेहनत करता है, वो हार्डवर्क करता है, वो हार्ड वर्किंग है। तो ये आपको अल्लाह ताला ने ये आपको अल्लाह ताला ने देन दी है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और जो अल्लाह ताला के गिफ्ट को उसका इस्तेमाल सही से नहीं करता, वो नाशुक्र इंसान होता है। तो आपको जो मिला है, जो इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन मिला है, आपको उसका इस्तेमाल करना है। देयर इज़ अ फेमस सेइंग जो आमतौर पर दीज मार्वल की मूवीज़ में आता है, स्पाइडरमैन, क्या कहते हैं वो, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस इज़ ट्रू। आपको ज़्यादा अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, आपकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू हैव टू टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये काम करूँगा और मैं अपने लोगों के लिए सहूलियत पैदा करूँगा, अपनी फैमिली के लिए। आपका सबसे पहले तो आपकी फैमिली की जिम्मेदारी है, आपके हमसायों के लिए, आपके एरिया के लिए, आपकी वैली के लिए। ये होना चाहिए इसका इंटेंशन। अब वो कैसे होगा, स्ट्रैटेजाइज कैसे करनी है, गाइडेंस कैसे मिलेगी, उसके लिए स्पीकर्स है, एक एक करके आपको ये पूरा अपनी स्ट्रैटेजी बोलेंगे।
हमने कैसे किया, हमारी जर्नी कैसे हुई, क्या क्या किताबें पढ़नी चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, उसकी बाउंड्री क्या है, सिलेबस में क्या सिलेबस होता है, जैसे एक बाउंड्री आपको मिलती है, फिर इस बाउंड्री में आपको छक्का कहाँ मारना है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिखाता है। तो ये सारी गाइडेंस आपको स्पीकर्स देंगे एक एक करके। मुझे बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। To enlighten us all on the aspects of civil services examination, it is my pleasure to call upon Mr. Nazish Ansari. A round of applause for them. So I will quit it short. Okay. So my name is Nazish Umar Ansari. I comes from a place called Dhanbad in Jharkhand. All of you know about Jharkhand? So Jharkhand is a place in eastern India. Okay, so we are famous for coal mining in Dhanbad. So I came to Delhi in 2015 for doing my graduation from IIT Delhi. I'm a civil engineer by profession. And then in 2019 after graduating I decided that I will go for civil services preparation. My sister is an IAS. She is posted in Chhattisgarh. So I had a little bit of help from her. So I was fortunate enough that I got the guidance very early in my life since my college days. So it became a bit easier for me. So my duty is to make it easier for you guys. So let's start from how we should approach it. So let's take a case. Okay, so you guys are all graduate, I guess. Many of you will be. So what will you do after we will graduate? तो हम क्या करें exactly after graduation? किस तरह से अप्रोच करें? देखिए एग्ज़ाम बहुत सिंपल है, बहुत टफ एग्ज़ाम है लेकिन सिंपल एग्ज़ाम है। आपको तीन लेवल्स हैं, 3 टियर का एग्ज़ाम है। एक इसमें एक स्टेज होता है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, 2 पेपर आते हैं, 1 दिन होता है, 2-2 घंटे के। मेंस जो होता है वो 2 हफ्ते चलता है, 5 दिन। और इंटरव्यू 1 दिन 20 मिनट का। आप सिलेबस को देखिएगा, यूपीएससी हर साल नोटिफिकेशन निकालती है जब वे आपसे एप्लीकेशंस मांगते हैं, तो आप सिलेबस देखिएगा, वहाँ पे उन्होंने पूरा इलाबोरेट एक सिलेबस दे रखा है। गलती ये करते हैं बच्चे जब वो आते हैं इस प्रिपरेशन में, तो वो कहते तो हैं कि हमें यूपीएससी देना है, हमें यूपीएससी निकालना है, वो सिलेबस नहीं पढ़ते, वो नोटिफिकेशन को ढंग से नहीं पढ़ते। पहली जिम्मेदारी एज ए एस्पिरेंट आपकी ये होनी चाहिए कि आप सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़िए। आप सिलेबस को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। कोई मुझसे पूछता है कि आखिर सिलेबस क्या है, तो हम बोलते हैं जो गूगल में है वही सिलेबस है। यूपीएससी वो हर चीज़ पूछती है आपसे जो गूगल में अवेलेबल है, जो आसपास आपको दिखता है। अभी सुनने में ख़तरनाक लगता है कि आखिर जो है गूगल में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जब उसको बारीकी से पढ़िएगा, उसको डाइसेक्ट करिएगा, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ना है, बाकी को छोड़ देना है। तो पहले तो ये पता होनी चाहिए कि पढ़ना क्या है और फिर ये कि छोड़ना क्या है। तो एक एक चीज़ करेंगे हम लोग। पहला तो ये है कि 4 पिलर्स पे चलता है यूपीएससी का प्रिपरेशन। पहला है कि बेसिक्स। तो सिलेबस के कुछ बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स को आपको अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग उसको स्टैटिक बोलते हैं, हम उसको बेसिक्स बोलते हैं। स्टैटिक करंट अफेयर ऐसे डाइसेक्ट करने से अच्छा है कि हम समझें कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें एक मिनिमम जानकारी होनी चाहिए। अगर हम उस जानकारी को रखेंगे हमें आगे हेल्प होगा। कोई भी बच्चा जिसके बेसिक्स अच्छे हैं उसे तकलीफ़ नहीं होती है किसी भी स्टेज में, उसके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी होती है कि टफ से टफ सवाल को वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पिलर है नोट्स। हर एक बच्चे का अपना एक अंडरस्टैंडिंग होता है। हम गलती ये करते हैं कि हम कई बार दूसरों के नोट्स को लेते हैं और उसको बस ऐसे ही पढ़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हमें छोटे छोटे नोट्स ही सही, ज़्यादा बड़े नहीं। हम शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वो क्या करता है, वो आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग, आपके खुद के एनालिसिस को शो करता है वहाँ पे। जब आप रिवीजन करने जाइएगा तो वो आपको हेल्प करेगा। तीसरा पिलर है रिवीजन। आप जितनी बार किसी कंटेंट को रिवाइज करिएगा वो आपको उतनी अच्छे से आएगा। याद रखिएगा मेरी एक बात कि ज़्यादा किताब पढ़ने वाला एग्ज़ाम नहीं निकालता है। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आप में से बहुत लोग दिल्ली गए होंगे, बहुत लोग जाएंगे। दिल्ली में एक जगह है करोल बाग करके, ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे आप जब एंटर करिए करोल बाग में तो लाइन से वहाँ दुकानें हैं और फेमस दुकानें हैं, सबको पता है उन दुकानों का नाम। जिससे पूछिएगा वो दुकान का नाम बता देगा। वहाँ पे लाइन से नोट्स लगे हुए हैं, आप जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है। आप कुछ भी उठा लोगे वहाँ से, वो गलती है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या नहीं पढ़ना है।
अगर ये नहीं पता है तो फिर आप फंस जाओगे। हर दिन कोई आपका दोस्त होगा, वो बोलेगा देखो आज ये लाया मैं, करंट अफेयर का एक नया मैगजीन आया, इस कोचिंग का आया, ये देखो इन्वायरमेंट का एक नया मटेरियल आया, इसको पढ़ते हैं। तो आप उसको पढ़ते रह जाइएगा, एग्ज़ाम ऑलरेडी जो है वो 8 महीने का होता है, आप कन्फ्यूज़ हो जाइएगा और आपसे जब नहीं होगा तो फिर आप डिमोरलाइज हो जाइएगा, आपको लगेगा यार मेरे लिए नहीं है, ये कैसे करेंगे हम इतना सारा सामान। तो वो नहीं करना है, स्टिक रहना है कुछ किताबों पे, रिवाइज जितनी बार करिएगा उतना ज़्यादा हेल्प होगा आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, नहीं मैन एंड वुमेन परफेक्ट बोथ, ठीक है। अब वो सिंपल सी बात है कि आप प्रैक्टिस करिएगा तो किसी भी स्टेज में जाइए, चाहे आप प्रीलिम्स में जाइए, आप मेंस में जाइए, आप इंटरव्यू में जाइए। आप लोगों ने मॉक इंटरव्यू देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों का यूट्यूब पे है ना, लोग क्यों देते हैं मॉक इंटरव्यू? हम चाहे तो हम सीधे जाके बैठ सकते हैं वहाँ पे। अब वो मॉक इंटरव्यू यूपीएससी के इंटरव्यू जैसा नहीं होता है, मतलब आपको लगता हो कि एग्जैक्ट वैसा सेटअप है, हाँ 5 लोग रहते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में, एग्जैक्ट सेम नहीं होता, बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, लेकिन फिर भी लोग मॉक देते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस करनी है खुद के ऊपर। तो सिमिलरली प्रीलिम्स में भी लोग करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह 65 टेस्ट लगाओ कि 50 लगाओ, हर किसी की अपनी अपनी एक कैपेसिटी है, अपनी अपनी एक सोच है, आप अपने हिसाब से बनाइए। एक बात याद रखिएगा मेरी कि एग्ज़ाम आपको निकालना है, आपके बदले कोई और नहीं निकालेगा। बिल्कुल आपको गाइडेंस चाहिए, आप हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे हेल्प है, आपको हेल्प करने के लिए ही लोग बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन निकालना आपको है। तो स्ट्रैटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए, आपका खुद का प्लान होना चाहिए, लोग बस हेल्प करेंगे आपको। तो हम शुरू से बताते हैं आपको। तो प्रीलिम्स लेते हैं जैसे, ठीक है, प्रीलिम्स में 2 पेपर है, एक जीएस का पेपर है, एक सीसैट का पेपर है। जीएस के पेपर में आपके सिलेबस डिफाइंड है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, आपके एग्रीकल्चर पे बहुत सवाल आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं करंट अफेयर्स का क्या करना है, तो पहले बताते हैं कि स्टैटिक का क्या करना है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर जो है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन, अराउंड 70% जो है वो स्टैटिक आता है। बच्चे दिन भर करंट पढ़ते हैं, 10-10 मैगजीन से पढ़ते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे सवाल उनको दिखता है बिल्कुल बेसिक सा। अब करंट पढ़ने की वजह से वो बेसिक पे ध्यान नहीं दे पाते, जिसका नुकसान होता है उनको पेपर में। तो स्टैटिक पढ़ने के लिए जो बेसिक किताबें हैं, हिस्ट्री की एक जैसे किताबें हैं एनसीईआरटी, तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, रिलीजियसली पढ़नी है उसको, जितनी बार पढ़ सकते हैं। आपको एक एक वर्ड याद होना चाहिए उसका कि हाँ यार यहाँ से ये वाला चीज़ आया था। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लोग एक स्पेक्ट्रम नाम की किताब सुनी होगी ना आपने, है ना, लेकिन कितने लोगों ने बिपिन चंद्रा सुना है ना। लोग क्या गलती करते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ते। दोनों में डिफरेंस ये है कि बिपिन चंद्रा जो है वो एक कहानी किताब है और स्पेक्ट्रम जो है वो फैक्ट की किताब है। अगर आपकी कहानी स्ट्रांग नहीं है तो आप फैक्ट कैसे याद रखोगे? आपको पहले कहानी जाननी कि हुआ क्या था, फिर आप फैक्ट याद करोगे। तो ये दोनों किताबों को पढ़ना है आपको। जब आप दोनों किताबों को पढ़ोगे, लिंक करोगे, तो आप देखोगे कि यार मुझे सब कुछ याद रह रहा है, और वही याद रहेगा जो आपको काम आएगा आगे चल के। ज्योग्राफी में 11th क्लास और 12th क्लास में जो ज्योग्राफी की 2 किताबें हैं वो इनफ है। लोग पता नहीं क्यों जो है उसके बाहर जाते हैं। वो 2 किताबों को आप अच्छे से पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी में अच्छी बात ये है ना कि ज्योग्राफी की जो भी चीज़ें हैं वो आपके आसपास हो रही होती हैं। अब कश्मीर है, श्रीनगर है, आपको सामने दिखता है वो पहाड़। हम अभी आ रहे थे रास्ते से, हम उसी को देख रहे थे। अब वो पहाड़ है, उस पहाड़ को जब आप देखिए तो आप सोचिए कि यार जो मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा तो उसका क्या रिलेवेंस है उस पहाड़ को लेके। कैसा पहाड़ है वो? ब्लॉक माउंटेन है, प्लेट माउंटेन है, वोल्केनिक है। वोल्केनिक तो हो नहीं सकता, आज तक वोल्केनो वहाँ से दिखा आपको? तो वोल्केनिक तो नहीं होगा। तो सोचिए इस चीज़ को कि वोल्केनो क्यों नहीं है वहाँ पे, कहाँ पे होता है वोल्केनो, इंडिया में कहाँ है, वर्ल्ड में कहाँ है, और बाकी जगह कहाँ पे है। तो आपको समझ में आएगा कि यार चीज़ें आसान हैं, आपको समझने की बारी है। ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है, क्यों है? प्लेट्स एक्टिव क्यों है यहाँ पे? आप प्लेट्स पढ़ लोगे, फिर आप लिंक करके देखोगे तो आप यहाँ पे एक वुलर लेक है। वुलर लेक जो है वो कैसा लेक है? फ्रेश वाटर है, सलाइन है। सलाइन कहाँ पे होते हैं, क्यों है यहाँ, लेक बनता कैसे है? झेलम नदी में गए हो ना आप, तो नाव पे जब जाते हैं तो टन्स लेने पड़ते हैं झेलम में। क्यों लेने पड़ते हैं? बाकी नदियाँ देखी होंगी आप में सीधी होती है, ये सीधी नहीं है, तो मस्ट बी रीज़न ना। तो आपको सोचना है कि क्यों ऐसा होता है झेलम में। मियांडर्स बोलते हैं इसे, और झेलम इकलौती नदी है जो यंग स्टेज में मियांडरिंग शो करती है। तो क्यों करती है वो शो? ये चीज़ सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आपको सोचना है इसमें। अगर आप सोचोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार वो सिलेबस टफ नहीं है, वो बस हमसे कह रहा है कि भैया आप सोचो।
ठीक है। फिर आते हैं हम पॉलिटी के ऊपर। तो पॉलिटी के लक्ष्मीकांत सर की किताब है, सभी पढ़ते हैं उसको, लेकिन अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता लगाना है कि कौन सा जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है किस एग्ज़ाम के लिए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस देखिए, आप क्या देखोगे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कुछ चैप्टर से बहुत सवाल आते हैं। फंडामेंटल राइट्स जैसे एक चैप्टर है, डीपीएसपी एक चैप्टर है, इमरजेंसी एक चैप्टर है, पार्लियामेंट एक चैप्टर है। आपको इनको अच्छे से पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। प्रीएम्बल को आपको अच्छे से पढ़ना है, इमरजेंसी को अच्छे से पढ़ना है। मेंस से बिल्कुल अलग चीज़ होती है। मेंस में इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है, मेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इंपॉर्टेंट है, वो दे भी रखा है सिलेबस में, तो आपको वहाँ फोकस करना है। अब प्रीलिम्स में आपको इधर फोकस करना। आप पूरी किताब पढ़ने जाओगे आपको 10 दिन लग जाएंगे, उतना वक्त होता ही नहीं है किसी के पास। आप पहला स्टार्ट करोगे, आखिरी आते आते आपका पहला भूल जाओगे, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर रिवाइज करोगे। लोग करते रहते हैं उसको, हाईलाइट पे हाईलाइट, हाईलाइट पे हाईलाइट करके पूरा किताब रंग देते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सोचना है कि किससे सवाल आएगा, तो कैसे पता करेंगे सवाल आएगा, तो उस पर हम आएंगे बाद में। फिर आता है इन्वायरमेंट। तो देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग? कितने लोग हैं जो रोज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर? देखिए, मेरी सजेशन है कि भले हार्ड कॉपी ना पढ़ें, पर ट्राई करें कि रोज़ जो है 1-2 एडिटोरियल तो कम से कम पढ़ें। गूगल पे ही करके पढ़ें, इंटरनेट पे ही पढ़ें। अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में। मैं 2 रीज़न बताता हूँ उसका। एक तो आप जुड़े रहोगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। दूसरा, वो अखबार में जो लोग लिखते हैं दे आर वेरी बिग स्कॉलर्स, ठीक है, थिंकर्स है वो लोग, बड़े बड़े ओहदे पर हैं। तो उनकी बात आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा वो लोग सोचते कैसे। बिकॉज कल को अगर आप ब्यूरोक्रेट्स बनते हो तो आपको उनकी तरह सोचना है, तो वो ट्रेनिंग आपको अभी से शुरू करनी है। अखबार आपको उसके लिए प्रिपेयर करता है। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग अखबार ज़रूर से पढ़िए। अखबार पढ़ने का बहुत बेनिफिट होता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब अखबार पढ़े हैं, आप पढ़ते हैं। अखबार आप नहीं पढ़ते, आपको अजीब लगना चाहिए कि क्यों नहीं पढ़ा मैंने अखबार, कुछ तो है जो मुझे नहीं मालूम है, अवेयरनेस कहाँ है मेरी, ये आपको होना चाहिए। तो अखबार के थ्रू जो है, और इन्वायरमेंट मैंने इसलिए बोला बिकॉज इन्वायरमेंट में जो सवाल आते हैं ना, वो ये सब आते हैं कि नेशनल पार्क कहाँ पे है। कश्मीर में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, ठीक है, तो आपको उसके अलावा बाकी जगह के फॉरेस्ट जो आएंगे सवाल में, तो अगर आप अखबार पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कौन सा फॉरेस्ट न्यूज़ में था। लास्ट ईयर जैसे कि एक फॉरेस्ट है राजस्थान में, रणथंभौर के पास, तो रणथंभौर के साथ उसको भी जो है उन्होंने बना दिया टाइगर रिजर्व। अब इसके आने के चांसेस ज़्यादा थे। एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास एक टाइगर रिजर्व था, उन्होंने डिवाइड कर दिया, नागार्जुन श्रीशैलम, उस पर सवाल आया। अगर आप अखबार पढ़ते हो तो आपको पता है कि यार ये सारे जो चीज़ें हैं वो न्यूज़ में थे, तो ये आने के सवाल हो सकते हैं। यूपीएससी प्रेफरेंस देता है उन सवालों को जो आजकल हुई हैं। तो अखबार आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे बनेगा वो। आप स्टैटिक पढ़ लोगे, आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लोगे। लोग शंकर पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के लिए, कुछ लोग कंपस पढ़ते हैं, लेकिन अखबार पढ़िएगा तो आपको पता रहेगा कि नहीं, इस साल जो है इस पे बात चल रही थी, कहीं ना कहीं आंसर ये होगा। लास्ट एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। एक स्पीसीज़ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसा कुछ हो गई थी। अब वो पाई जाती है राजस्थान में। उन्होंने सवाल पूछा आपसे कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है। अब बहुत लोग बोले कि ये सवाल कहाँ से आया। लोग बोल देते हैं ना कि अनप्रेडिक्टेबल है, कहाँ से आ रहे सवाल। कोई कहाँ से नहीं आ रहे हैं सवाल वहीं से आ रहे जहाँ से आने थे। अगर आप थोड़ा सोचोगे, लिंक करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा पेपर में कि हाँ यार, मैंने पढ़ा था, न्यूज़पेपर में ये आया था, और अब जो है हम हमको सॉल्व कर देंगे। तो प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको फ़ायदा होगा। इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में जो एनसीईआरटी है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है, वो मतलब उतना डिटेल में नहीं दे रखा है उसमें, तो आपको ना रेफरेंस बुक इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बहुत लोग श्रीराम सर की नोट्स पढ़ते हैं, कुछ लोग रमेश सिंह पढ़ते हैं। पर्सनली मेरे से पूछे तो मैंने श्रीराम सर के नोट्स पढ़े थे, उनकी कोचिंग है दिल्ली में, उनके नोट्स बहुत अच्छे थे, अब मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आप खुद से चूज़ करिए। शंकर गणेश सर की भी किताब है, लोग प्रीलिम्स के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो आप एक चूज़ कर सकती है, एक किताब को लीजिए और अच्छे से पढ़िए। और गूगल का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में अच्छे से करिएगा। इन्वेस्टोपीडिया नाम की एक वेबसाइट है, किसको पता है? इन्वेस्टोपीडिया नाम की एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको सब क्लियर होगा। और मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे आसान सवाल इकोनॉमिक्स से आएंगे और सबसे टफ सवाल इकोनॉमिक्स से आएंगे। जिसको पता है वो बना देगा, जिसे नहीं पता है वो नहीं बना पाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से ध्यान देते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। वहाँ पे मतलब ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इकोनॉमिक्स के दम पे एग्ज़ाम निकालते हैं प्रीलिम्स का, और ये इकोनॉमिक्स का परसेंटेज मेंस में बहुत ज़्यादा है।
तो आपको सिर्फ प्रीलिम्स निकाल के नहीं देगा, आपको एग्जाम निकाल के देगा। तो इकोनॉमिक्स वगैरह को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं उस बातें में कि प्रीलिम्स का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो उन्होंने कहा कि मेरा पहले 2 बार में प्रीलिम्स नहीं हुआ, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं था कि गाइडेंस नहीं थी, मुझे लोगों ने बताया था और मेरे 1-2 मार्क्स से छूट रहा था प्रीलिम्स। तो जब मैंने लोगों से बात की और लोगों ने मुझे बताया कि तुम PYQs करते हो क्या, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो मैंने बोला नहीं, ज़रूरत क्या है उसकी, सवाल रिपीट थोड़ी होते हैं। तो उन्होंने बोला यही गलती है, सवाल भले रिपीट ना होते हो, बट यूपीएससी क्या पूछना चाहता है ये आपको तभी मालूम चलेगा जब आप PYQs को करोगे। इसीलिए PYQs करना वो सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की, ताकि पता लग सके कि एग्जैक्टली चाहता क्या है एग्जाम हमसे। अगर आपको PYQs करते हो, मैंने लास्ट ईयर 10 बार PYQs किए, सेम चीज़ याद हो गई थी फिर भी उसको किया। और PYQ करने का मतलब ये नहीं होता कि आंसर याद कर लेंगे, जी नहीं। PYQs का मतलब होता है कि आप बैठें, सवाल कहाँ से आया है, क्यों पूछा है, आप सोचने की कोशिश करिए कि यार यूपीएससी ने सवाल क्यों पूछा है। शुरू में आपको लगेगा कि यार तो कोई लॉजिक नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, पर आप बारीकी में जाइएगा तो आपको दिखेगा कि उस चीज़ के पीछे रेलेवेंस है। वो ऐसे ही सवाल नहीं पूछा है, हर सवाल देखिए यूपीएससी की ऐसी बॉडी है ना जिसके हर सवाल के पीछे उन्होंने बहुत थॉट प्रोसेस, आप समझिए वो सबसे बड़ी संस्था है और उनको ब्यूरोक्रेट्स बनाने हैं, तो उनके लिए स्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो आपसे कोई भी फालतू सवाल नहीं करेंगे, तो उसकी चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है हमें कि अगर वो किस सवाल को पूछ रहा है ना, उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्टडी है, बहुत एक्सपीरियंस है। जो लोग वहाँ बैठ के एग्ज़ाम का पेपर बना रहे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, तो हमें उनकी तरह सोचने की कोशिश करनी, जो मैंने कहा आपको। और अगर आप ऐसा करोगे आपको देखोगे कि आपके प्रीलिम्स में वो जो डर है ना, वो डर खत्म हो जाएगा। और प्रैक्टिस क्यों कहा था मैंने, जब आप पेपर लगाओगे, आप 2 घंटे बैठ के पेपर दोगे और आपके नंबर आएंगे नहीं आएंगे डजेंट मैटर, पर आप 100 क्वेश्चन जब पढ़ोगे रोज़ या फिर 2-3 दिन जब भी करोगे आप, तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। लोग डरते हैं एक्सपोज होने से, ये फैक्ट मैं वो बोलूँगा आपको। लोग डरते हैं कि नंबर कम आ जाएगा तो क्या होगा, हम पूछते हैं क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा कौन क्या बोलेगा उसे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे लिस्ट में नाम चाहिए। आखिरी दिन तक लड़ना होता है, एग्ज़ाम वाले दिन तक, ठीक है। जब तक बेल नहीं बजती है वो पेपर छीन नहीं लेता आपसे OMR का, तब तक आप क्या करते हो डजंट मैटर। लिस्ट में नाम आता है लोग भूल जाएंगे, आपके टेस्ट में 10 नंबर आ रहे हैं, वहाँ पे आपका लिस्ट में नाम है, लोग भूल जाएंगे, क्योंकि हमको यूपीएससी निकालना है, विज़न या फोरम का टेस्ट सीरीज़ नहीं निकालना है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वो डर है ना उसको ख़त्म करना है, और ख़त्म करने के लिए बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका डर उतना ख़त्म होगा। प्रीलिम्स के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप बाद में पूछ लीजिएगा। मेंस के रिगार्डिंग जो मैंने कहा, नोट सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस के रिगार्डिंग, बिकॉज मेंस आधा चीज़ है प्रैक्टिस का और आधा है रिवीजन का, और रिवीजन तभी हो पाएगी जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। तो बहुत लोग जो है ना क्या करते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और वेट करते हैं कि यार जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस करेंगे। तो मैं बता दूं आपको ये गलत है, क्योंकि प्रीलिम्स एक बार निकलेगा। मेरा पहले बार प्रीलिम्स निकला था ये, और हमने कोशिश की कि हम लोग लिस्ट में आएंगे फाइनल। रीज़न ये था कि बार बार प्रीलिम्स निकालना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आपका सीसेट रुक जाएगा, सीसेट पे हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। सीसेट रुक जाएगा, आपका जीएस रुक जाएगा 2 नंबर से, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 0.13 से, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको इंश्योर ये करना है कि जिस साल मेरा प्रीलिम्स निकलेगा उस साल हम लिस्ट में होंगे फाइनल, और उसके लिए आपको मेंस की तैयारी करनी है अच्छे से। अब मेंस की तैयारी के लिए आपके पास नोट्स होनी चाहिए, और फिर आप करोगे प्रैक्टिस। मेंस में सबसे ज़्यादा डर लगता है लोगों को। लोग 2 सवाल लिखते हैं और बोलते हैं हाथ दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, याद नहीं आता हमें कंटेंट। वो याद इसलिए नहीं आता बिकॉज प्रैक्टिस नहीं है। आप रिवाइज करोगे, आप बार बार लिखोगे उस चीज़ को, तो आप देखोगे कि यार आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं हो रही। जो बच्चे 4-5 पेपर लिख लेते हैं ना, वो उसके बाद उनको बोलना नहीं पड़ता है, वो खुद से लिखेंगे। तो आपको शुरू का बैरियर, वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना है कि नहीं हमको लिखना है, जो होगा होगा। खराब लिखेंगे लेकिन लिखेंगे ज़रूर, और लोगों को दिखाएंगे, जितने लोगों को हो सके। क्रिटिसिज्म लेना सीखना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में आपको। आप सॉफ्ट होकर एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, यूपीएससी आपको नहीं छोड़ेगी। आप सोचोगे कि नहीं ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, वैसा नहीं हो सकता। आपको फ्रंट से जाना पड़ेगा कि नहीं लो देखो, अब बताओ गलती क्या है। सामने वाला क्रिटिसाइज करेगा, उसका काम है। आपको देखना है, आपको सीखना है कि एग्जैक्टली हम क्या चेंजेस करेंगे, और उसके लिए बेस्ट होता है टॉपर्स कॉपी। जितने भी टॉपर है जो एग्ज़ाम हर साल निकालते हैं, 700 एग्ज़ाम निकालते हैं, सबकी कॉपी अवेलेबल है। पहले तो उतना नहीं था, पहले के लोग बोलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, अभी दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं। वो टॉपर्स कॉपी जो है ना वो गोल्ड माइन है, आप समझिए।
मेंस के प्रिपरेशन के लिए। आप जितने पढ़ सकते हैं पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि उन लोगों का माइंडसेट क्या था, वो लोग कैसे सोचते हैं, और वो एग्ज़ाम निकाले हैं, वो सबसे बड़े रेफरेंस है आपके लिए। कोई दूसरा क्या बोलता है, कोई कोचिंग का क्या बोलता है, ये आएगा, लेकिन टॉपर्स कॉपी जो है वो आपको पहला रेफरेंस होना चाहिए। इवन कि कोचिंग सेंटर्स ही बहुत सारे वैसे प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं जो टॉपर्स यूज़ करते हैं, तभी वो बुलाते हैं उनको, उनसे बात करते हैं, वो भी सेम चीज़ अप्लाई करते हैं कि अच्छा आपने क्या किया था। तो आपको वही चीज़ करनी है, टॉपर्स कॉपी को पढ़िए, एनालिसिस करिए और फिर खुद उसको अप्लाई करिए। आप देखिएगा कि इम्प्रूवमेंट होगा, और जितना प्रैक्टिस करिएगा मेंस उतना निकलेगा। आप 20 पेपर लिखोगे, आपको उसके हिसाब से मार्क्स आएंगे, आप 30 लिखोगे, उसके हिसाब से मार्क्स आएंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, टू बी रियली ऑनेस्ट। आप ये नहीं सोच सकते कि 5 लिख लेते हैं नंबर आएंगे मुझे 20 वाले, ऐसा नहीं होता। पता नहीं कैसे वो जज कर लेता है, उसको दिख जाता है। आप मेंस निकालिएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू के लिए जो है ऑलरेडी बहुत सारा प्रोग्राम है, और इंटरव्यू में आपकी नॉलेज चेक होती नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे, वो देखेंगे आप कितने असर्टिव हो और आपको कितना कॉन्फिडेंस है खुद पे, और आपको क्यों बनना है ब्यूरोक्रेट। और उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट बनते हैं सर्विस के लिए। मेरा रीज़न दूसरा था, ब्यूरोक्रेट बनना था मुझे पोटेंशियल के लिए। एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आपके पास दुनिया भर की पोटेंशियल होती है, जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, आप अपने आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हो चेंज लाने के लिए, वो करना है, और उससे सर्विस होगी, ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, मैं फाइनल 2 मिनट है ना सीसैट के बारे में बोल देता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सीसैट में परेशानी होती है, बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं। लोग बोल देते हैं कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आपको सीसैट की क्या ज़रूरत है। तो बात यह है कि आप किस बैकग्राउंड से हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सीसैट किसी बैकग्राउंड के लिए नहीं है। सीसैट सिंपल सा एग्ज़ाम है, 66 नंबर होते हैं पास करने के लिए, लोग को नहीं आ रहे। इसका मतलब है लोग उस पर इनफ टाइम नहीं दे रहे हैं। सीसैट फ्री में नहीं निकलेगा आपका। आपको जीएस में आप दिन भर जीएस पढ़ो, सीसैट नहीं पढ़ो, सीसैट नहीं निकलेगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको वक्त देना पड़ेगा। आप जितना वक्त दोगे सीसैट को नंबर उतने ज़्यादा होंगे। ठीक है, कुछ लोग पहले से थोड़ा आगे होते हैं, उनको कम देना पड़ता है, पर हम भी पहुंच सकते हैं वहाँ पे। 66 नंबर लाना, सोचिए जीएस में 100 नंबर ले आते हैं लोग, और सीसैट में 66 क्यों नहीं आ रहा। उसका रीज़न यही है कि भाई हमने प्रैक्टिस नहीं करी, हमने पेपर नहीं बनाए तो नहीं आए नंबर। टफ तो हर साल होगा, आपके लिए टफ है, मेरे लिए टफ है। वो पास कर रहा है, हम फेल कर रहे हैं, क्यों हो रहा है। एक्सक्यूजेज नहीं बना सकते आप। कई बार किस्मत साथ नहीं देती है +1, लेकिन हर बार नहीं देती है, इस पर कोई लॉजिक नहीं है। आप ये बात नहीं बोल सकते। एग्ज़ाम निकलेगा, सारे एक्सक्यूजेज ख़त्म हो जाते हैं, नहीं निकलेगा, सिर्फ एक्सक्यूजेज बचते हैं। तो हम यही बोलेंगे आपको कि आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, जो भी गाइडेंस है उसके लिए आपके पास अच्छी जगह है, यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। जो भी हेल्प है आप इन लोगों से लीजिए, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, इन्होंने बहुत लोगों को गाइड किया है, और आपको भी कर सकते हैं। आप मदद, देखिए हैरी पॉटर देखी होगी ना आपने, तो हैरी पॉटर में ना डम्बलडोर बोलता है, मेरा फेवरेट डायलॉग है वो, कि हॉगवर्ट्स से मदद उनको मिलती है जो मदद मांगते हैं। तो आपको मदद मांगनी होगी, आप मदद मांगोगे आपको मदद मिलेगी, और आप एग्ज़ाम निकालोगे इंशाल्लाह। थैंक यू। माय नेम इज़ मोहिबुल्लाह, और मैं 2 लास्ट ईयर भी आ चुका हूँ यहाँ पे सेमिनार में, क्विंटेसेंस में, क्योंकि सर से मैं बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ। तो सर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी पहले, इसलिए मैं जब भी सर बुलाते हैं हम आ जाते हैं। खैर, बिफोर वी स्टार्ट ऑल दिस, कितने लोगों ने इससे पहले प्रीलिम्स निकाला हुआ है या दिया हुआ है? कितने अटैम्प्ट हुए? कुछ लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट किसी ने दिया अभी तक? अच्छा, बिल्कुल ही न्यू है। अच्छा, किसी ने फिर न्यूज़पेपर भी आज तक नहीं पढ़ा होगा जैसा उन्होंने बताया। तो आप यहाँ पे आए हो मतलब एक्चुअली करना चाहते हो प्रिपरेशन, राइट? है ना? तो अगर आप शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ थी आपको न्यूज़पेपर स्टार्ट करना था। क्लियर है आवाज़? आवाज़ आ रही है? तो अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना था तो सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना चाहिए था,
क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको दुनिया के बारे में चीज़ें पता लगती रहती हैं। सर नाजिश ने बताया अबाउट प्रीलिम्स कैसे निकालना है। आई मस्ट टेल यू कि ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई 10 किताबें बता दे या 20 किताबें बता दे और आपका प्रीलिम्स निकल जाए। आई कैन गारंटी यू दिस कि कोई ऐसा बंदा भी होगा और आप बाद में आकर रोओगे, कोई ऐसा बंदा भी होगा जो 5 किताबें पढ़ेगा और प्रीलिम्स निकाल लेगा और आप 20 किताबें पढ़ के बैठे रहोगे और आप नहीं निकाल पाओगे। इट्स नॉट अबाउट द बुक्स, क्योंकि बुक से तो ज्ञान बढ़ ही रहा है, बट प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना। लोग कह रहे हैं कि देयर इज़ अ थ्योरी, लाइक ऐसा कि मेरा ये मानना है कि 3 स्टेप्स में हम बांट लेते चीज़ों को। एक ये हो सकता है कि एक किताब को 9 बार पढ़ना, 9 किताबों को 1 बार पढ़ना और 3 किताबों को 3 बार पढ़ना। आई वुड प्रीफर द बीच वाला, 3 किताबों को 3 बार पढ़ना, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आपकी डेप्थ और विथ भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए प्रिपरेशन की। अगर आप 5 किताबें बार बार पढ़ें कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर पेपर सॉल्व नहीं होने, अगर आप NCERT पढ़ चुके हैं और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैक्सिमम एक किताब उठा सकते हैं आप कोई और, बट आई वुड प्रेफर कि आप NCERT पे स्टिक रहें, ठीक है, उसको बार बार पढ़ें। 2-4 NCERT हैं जो 11-12 के, जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं वो 6 से लेके NCERT पढ़ें। बहुत लोगों का डाउट होता है NCERT पढ़ें या नहीं पढ़ें, कोचिंग आपका वही काम आसान करती है। अगर आप 6 से लेके 12 तक की NCERT पढ़ते हैं, आई बिलीव कि शायद आप बिना कोचिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो वो आपका लाइबिलिटी खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो खुद उसके पीछे आपका मेहनत कर रहे होते हैं, राइट। 6 से लेकर 10 तक का वो आपको समझा देते हैं, बेसिक्स पूरी थ्योरी बता देते हैं ताकि आप अपने ऊपर बिल्डअप कर पाओ, राइट। तो ये कोचिंग का काम होता है, ठीक है। उसके बाद से ये है कि पीटी में एक्चुअली करना क्या है अपने को, कैसे निकलेगा प्रीलिम्स। द बिगेस्ट हर्डल इज प्रीलिम्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। लोग मैं तो IPS में था भी, वहाँ हूँ भी, तो आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 50-60% लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ क्वालिफाई, ठीक है। उसका रीज़न ये था कि शायद उन्होंने उसको लाइटली ले लिया प्रीलिम्स को। प्रीलिम्स के आप एंड मोमेंट तक फाइट मार रहे होते हैं, ठीक है। लाइक मैंने तो 5 बार प्रीलिम्स निकाला है, बट 2018 में जब मेरा प्रीलिम्स नहीं होता, उसका रीज़न ये था कि मेरा एक क्वेश्चन छूट रहा था एंड आई वॉज लीविंग दैट, मैंने सोचा एंड में मारूंगा और पेज में पलटता रहा एंड तक कि भाई दोबारा मिल जाए, और क्वेश्चन मिला नहीं। देन इन्विजिलेटर वॉज कमिंग, तो मैंने सोचा ठीक है इसके एक बार लेने से क्या होगा, एक मेरे एक क्वेश्चन थोड़ी ना छूट जाएगा प्रीलिम्स, और मेरा प्रीलिम्स छूट गया था 0.6 मार्क्स से। आप समझ रहे हो कि एंड मोमेंट तक आपको फाइट मारते रहना है। मेंस में ये तो प्रीलिम्स का हो गया, मैंने एग्जांपल दिया प्रीलिम्स का कैसे आपका प्रीलिम्स खराब हो सकता है। मेंस में क्या हुआ मेरे साथ, आई विल शेयर यू एन एग्जांपल कि अगर आप मेंस में 5 दिन का पेपर होता है, अगर आप 1 मिनट भी गंवाते हैं तो आप 1 से 2 नंबर खो देते हैं, ठीक है। मेरा सिलेक्शन एक बार ऐसा भी हुआ कि 5 नंबर से फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, क्योंकि मैंने उसको बहुत लाइटली लिया कि ठीक है हो जाना है, हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, और ये एटीट्यूड है तो आप चले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं। इस एग्ज़ाम में अगर आप ये सोच के आए हैं कि मैं एंड मोमेंट तक फाइट मारता रहूँगा, तभी इस एग्ज़ाम में आप फाइट मारें, ठीक है। इवन प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, इवन एग्ज़ाम के ड्यूरिंग, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ बैठे रहना है, वहाँ डरना नहीं है ना। तो आप हर एक स्टेज पे अपना मोर देन 100% दे रहे होते हैं, ठीक है। आपके 9 पेपर हो रहे हैं मेंस में, आपने एक पेपर खराब किया और लिस्ट से बाहर। और लिस्ट क्या है, जो लिस्ट आती है PDF, एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली आपका एक सर्टिफिकेट है कि ये बंदा गवर्नमेंट को सर्व कर सकता है, और एक तरीके का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है कि ये बंदा अच्छा है, राइट। तो जितने भी आपने कुछ भी हुआ है पास्ट में, आप सबको कवर अप कर सकते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी ज़बरदस्ती हो रही है, सब कवर अप हो जाता है, ठीक है। मतलब दैट PDF इज सो स्ट्रॉन्ग है ना, उसके लिए आप मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लोगों की लाइफ चेंज होगी इस PDF की वजह से, है ना। तो हमें उसमें आने के लिए फाइट मारना, तो हर मोमेंट में हमको फाइट मारना है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस क्वेश्चन को समझें, नॉलेज को साइड रख के कि अगर मैं नॉलेज नहीं यूज़ करता तो इस पेपर को कैसे सॉल्व करता, हर एक क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता। पिछले 2018 के बाद से पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। 2013 में पहला पैटर्न चेंज हुआ था प्रीलिम्स का, उसके बाद 2018 में चेंज हुआ है। 2018 के बाद UPSC ये चाहती है कि कोई बंदा रट के पेपर ना निकाल पाए, बहुत क्लियर है। आप 2020-21 का पेपर देखेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि आप बुक से बना लेंगे क्वेश्चन, तो 20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले। 2019 में भी यही था, 20 में भी यही था, 21 में भी यही था। इस सेम पैटर्न है। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू इज कि दे वांट अ पर्सन जो सोचता हो, है ना, जो समझता हो चीज़ों का, राइट। तो उनको सोचने समझने वाला बंदा चाहिए, जो चीज़ों को सोचे, बार बार में सोचता रहे कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा, और ये होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे नहीं होगा, इतना पढ़ा है मैंने, तो मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, ठीक है। जब पेपर टफ आता है, पेपर में, एग्जाम में, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि पेपर सबके लिए टफ हुआ है, राइट। कोई आपके लिए स्पेशल टफ नहीं हुआ है। तो आप उसमें एडवांटेज ये हो सकता है कि अगर आपने ज़्यादा मेहनत करी है तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी और आपके निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो इट्स जस्ट डिपेंड कि आपने पहले कितना मेहनत करा हुआ है इसके पीछे, ठीक है।
जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, आप लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट ये ना सोच कर दें कि दे देते हैं 6 अटेम्प्ट है क्या हो जाएगा। डोंट कीप दिस मेंटालिटी इन, ठीक है। आप ये सोचे पहला अटेम्प्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने तो बहुत 6 अटेम्प्ट दे दिए हैं, और ट्रस्ट मी ऑन दिस कि हर पहला अटेम्प्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में जो आपको लगता है कि आपको 2 साल लगेगा अपना बिल्डअप करने में, आप प्लीज़ 2 साल लेके अपना बिल्डअप बनाएं, अपना बिल्ड करें, पहले थ्योरी एंड एवरीथिंग बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, फिर जाके एग्जाम दें। ऐसा नहीं कि ठीक है एक अटेम्प्ट दे देता हूं और उसके बाद दूसरा तो है ही, फिर तीसरा निकल जाएगा कभी ना कभी, वो कभी नहीं निकलेगा। आपका पहला अटेम्प्ट जब स्ट्रांग होता है तो आप क्या करते हो कि आपका प्रीलिम्स निकल जाता है। जब आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, आपको पता है मैं प्रीलिम्स निकाल लूंगा, मैं इसकी तैयारी कर सकता हूं। लेकिन जब आपका पहली बार में प्रीलिम्स ही नहीं निकलता, आप कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आपका फिर प्रीलिम्स नहीं निकलता, फिर आप प्रीलिम्स ही निकालने में लगे रह जाते हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? ये इशू है, इसलिए हमें मोर फोकस ऑन प्रीलिम्स इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट की, उसके बाद की तैयारी अपने आप पुल ऑफ हो जाती है। क्या हो जाता है 3 अटेम्प्ट बाद एक्चुअली क्या होता है कि आप जैसे जबरदस्ती अपने अंदर से निकाल रहे हो कि ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सिट फॉर मोर देन 10 आवर्स। अभी भी आप पढ़ने बैठोगे तो यू विल सिट फॉर 10 to 12 आवर्स, बट जैसे थर्ड अटेम्प्ट होगा वो 5 घंटे हो जाएगा, फोर्थ अटेम्प्ट होगा 4 घंटे हो जाएगा, तो इट विल गो डाउन, है ना। डिप्रिशिएट होती है इंसान की एनर्जी ना, हम ह्यूमन बीइंग से, तो ये प्रॉब्लम है। बीच में डिप्रेशन भी आएगा, तो उसको भी आपको टैकल करना है। एग्जाम्पल, मैं डिप्रेशन में था तो मैंने उसको टैकल किया, है ना। तो उसमें फिर मैंने मेडिटेशन करता था, नमाज भी पढ़ता था, काफ़ी मैं नमाज पढ़ना शुरू किया, एंड इट हेल्प मी आउट, राइट। तो आप लोगों भी अगर ये प्रॉब्लम्स है तो अपने आप को आप इस तरीके से टैकल कर सकते हैं, ठीक है, डिप्रेशन के इश्यूज़ को। बाकी जो पढ़ाई का जो आपका सिलसिला है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 चीज़ें आप फॉलो करें, कि एक आप अच्छे लोगों के साथ रहें, ऑलवेज स्टे विद वेरी गुड पीपल, यू नो, कि अपना ग्रुप हमेशा पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ बनाएं, क्योंकि अ फ्रेंड इज नोन बाय द 5 और हर 5 फ्रेंड्स, राइट। तो आप अच्छे दोस्त बनाएं जो एक्चुअली मेहनत करना चाहते हैं। आप टारगेट दें अपने आप को, भाई इस दिन हम इतना सिलेबस कंप्लीट करके अगले दिन ये टेस्ट लगाएंगे, लगाएगा क्या? अगर वो कह रहा है कि नहीं नहीं लगाए, घूमने चलते, बोले ठीक है तू जा घूम, लीव हिम और हर, ठीक है। आप उन लोगों को बनाए जो 5-6 लोग, और यहाँ कोचिंग में जब आप आएंगे तो ऑब्वियसली दोज हु आर इंटरेस्टेड इन पढ़ाई तो वही आ रहे हैं ना, और उनसे आप ग्रुप बनाएं, सर से हेल्प लें, सर विल हेल्प यू आउट इन दिस, राइट, कि आपका एक ग्रुप बन जाए बढ़िया जिसमें आप पढ़ाई कर पाएं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे आया ही इसलिए ताकि आपको हेल्प आउट कर पाए, राइट, नहीं तो आप फिर दिल्ली जाना पड़ता, वहाँ फिर बनाते आप ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे अच्छे लोगों का ग्रुप बनाएं जहाँ पे अच्छी चीज़ें डिस्कस करें, उससे पूछें। और ऐसा बहुत बार होता है कि कोई क्वेश्चन होता है जो आप सॉल्व करते हैं और दूसरा बंदा सॉल्व करता है, दूसरा बंदा कुछ ट्रिक लगा कर सॉल्व करता है, राइट। आप उसको फॉलो करेंगे, भाई बता कैसे सॉल्व किया। एक हार्ड वर्किंग ह्यूमन, आई थिंक हार्ड वर्किंग ह्यूमन मनीष सर का है, आई थिंक उस पर यूट्यूब पे चैनल है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। वो ट्रिक्स देते हैं कैसे, पेपर IIT खड़गपुर के हैं या कानपुर के, आई थिंक, तो वो आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है बिना पढ़े हुए, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी इस चीज़ की, तो आप वो फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद से आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानें। स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने का मतलब ये, जैसे मुझे पढ़ा था कि आई वॉज अ वीक स्टूडेंट, ठीक है। वीक स्टूडेंट मतलब ये है कि मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होगी कि मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी, तो दूसरा ऑप्शन क्या, याद करो, है ना। दूसरा ऑप्शन तो है नहीं ना, हमको याद करना है, एग्जाम निकालना है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मेरे पास सॉल्यूशन था कि मैं ऐसे हाथ पे लिख लेता था, ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू कि मेरा टारगेट होता था, अब ऐसे पेंसिल लिखो जो मिट जाए, ऐसा नहीं कि मिट ही नहीं रहा, ठीक है। तो लिखा होता था, तो मेरा ये टारगेट होता कि जब तक ये मिटेगा मैं तब तक याद कर लूँगा, कि कोई चीज़ मेरे को 20 फैक्ट है, राइट, अब वो 20 फैक्ट मुझे याद करना है। अब मैं एक बार देखूँगा, ऑब्वियसली मुझे याद नहीं होगा, फैक्ट है, राइट। डोंट गो टू एनीबडी कि मेरे को याद नहीं होता, मैं क्या करूं। ट्रस्ट मी, किसी को याद नहीं होता। अगर कोई आए कह रहा है कि मेरा शार्प मेमोरी है, फोटोग्राफिक मेमोरी है, चलो होगा, ही इज लकी, अल्लाह ने उसको दिया है। चलो मैं एक वीक हूं, मुझे पता है, तो मेरे को मेहनत करनी है, बहुत सीधी सी बात है। देयर आर 2 थिंग्स, राइट, या तो आप बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हो या बहुत मेहनती हो। मैं मेहनती हूँ, ठीक है, मेरे को अपनी वीकनेस स्ट्रॉन्ग और अपना स्ट्रेंथ पता है, तो मुझे अब याद है, तो मैं क्या करता, या तो एक पर्ची रख लेता, पेज रख लेता, छोटा सा पेज, उसमें 20 से 25 फैक्ट लिखे होते, पॉकेट में रहता था, और था कि अगले रात सोने से पहले मुझे ये चीज़ें याद करके फेंक देना है, या फिर हाथ में ले, जैसा बेटर आइडिया कि मेरा ये पूरा मैं यहाँ तक लिख लेता था, ठीक है, एंड आई विल जस्ट रिमूव इट एंड रिमेमोराइज इट। और ये टारगेट है कि जब तक ये मिट जाता है तब तक मुझे इसको याद कर लेना। तो दिन में मैं अगर पढ़ रहा हूँ, तो अगर मान लो कि मैं कहीं गया या कहीं भी, तो मैं इसको उठा के बस देख लिया, फटाफट देख लिया, और मेरे को चीज़ें याद होने लग जाती थी। तो याद करने का एक और तरीका है कि दिमाग की ऑब्वियसली मेमोरी आपकी डिक्रीज होती रहती है ना, आपको याद नहीं होती है चीज़ें। तो तरीका ये है कि आप जब भी कुछ चीज़ पढ़ें, आपने 4 घंटे का कुछ पढ़ा, ठीक है, उसको रिवाइज करने में विल टेक नॉट मोर देन 1 आवर, राइट। अब मैंने पूरी किताब पढ़ी, अच्छे से याद किया है, तो ऑब्वियसली आई विल टेक मोर देन हाफ एन आवर या 1 आवर, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप याद कर रहे हैं, उसको 1 घंटे बाद फिर देखें, ठीक है, 1 घंटे बाद देख लिया, उसको फिर आप अगले दिन फिर देखें,
इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, क्योंकि एक बार आपने देख चुके हो, ठीक है। तो मेरा जो तरीका तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर मैं क्या करता था, एक बार आपने उस दिन देख लिया, उसके अगले दिन देख लिया, फिर मैंने एक बुक बनाई हुई थी, एक कॉपी जिसमें लिखा होता मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक, कूल। अब हर दिन जो मैंने पढ़ा, जैसे आज का डेट लिखा हुआ, इस दिन मैंने क्या पढ़ा, अगले दिन फिर मैंने क्या पढ़ा, अगले दिन फिर डेट के साथ लिख लेता, इस दिन मैंने क्या कौन से पेज से कहाँ तक पढ़ा है, और फिर मैं उसके अगले वीक फिर से उसको पूरा रिवाइज करता था। ये तब तक करता था जब तक 8 वीक्स नहीं गुजर जाते थे, मतलब 2 महीने एक चीज़ को पढ़ना था। आप समझ में क्या कह रहा हूँ, किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। अंडरस्टूड एवरीबडी, आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से एक चीज़ मैं 10 बार पढ़ लेता था ऑलमोस्ट, एक उस दिन, एक उसके अगले दिन, और 8 बार और। जब वो 8 पूरा हो जाता था, फिर मैं ऊपर का छोड़ के फिर अगला एक और ऐड हो जाता था 8, अंडरस्टूड। फिर एक और ऐड होगा तो ऊपर का 2 छूट जाएगा। आप समझ में क्या कह रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं याद करता था। तो 10 बार पढ़ लूंगा तो क्यों नहीं याद होगा, लाइक आई नो माई वीकनेस, मुझे नहीं याद होता, राइट। तो जस्ट इंप्लीमेंट इट ना, अपना फिगर आउट करो। डोंट क्राई कि मेरे से याद नहीं होता, मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत खराब है। डोंट डू दैट, ठीक है। आपको याद नहीं हो तो याद करो, बहुत सिंपल सी बात है यार। मेहनत करो, मैं ट्रिक निकालो, टैब मैंने तो निकाला ना कुछ, ठीक है। हाथ गंदा कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ मेहनत, है ना, तो आप भी करो, ठीक है। इस जस्ट दैट पूरे प्रोसेस में एक चीज़ याद रखना कि ये बहुत अच्छी एक शायरी थी कि आंखों को मूंद लेने से खतरा नहीं जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा, कूल। तो बहुत स्ट्रगल होगा, फाइट मारना होगा, बट यू विल ऑब्वियसली इवेंचुअली सक्सीड, राइट। क्योंकि बहुत लोग निकल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा, पीपल आर फाइटिंग, ठीक है। एग्जाम निकाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं निकल रहा, तो आपका निकलेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे ये लगता है कि मैं कुछ करूंगा अच्छा। एट द स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन मुझे ये चीज़ पता थी कि आई विल डू समथिंग ग्रेट, है ना कुछ मैं अच्छा कर लूंगा। और आई पर्सनली बिलीव कि अल्लाह ने सबको कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, कुछ ना कुछ टैलेंट है। इट्स जस्ट टू ट्राई टू फिगर इट आउट। अगर आपको लगता है यूपीएससी नहीं कर सकते हो, मूव अवे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें क्विट एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, है ना, तो आप ये चीज़ को ध्यान रखना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। साल पहले हम दिल्ली में मिले थे, मैं और तहलील एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। तो हमारा डिस्कशन होता रहता था कश्मीर को लेके, क्योंकि यहाँ के बच्चे दिल्ली में जब जाते हैं पढ़ने तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एक तो फाइनेंशियल और कल्चर डिफरेंट होता है। तो तहलील का ये था कि सर कुछ ऐसा हम कश्मीर में वैली में करते हैं कि यहाँ के बच्चों को दिल्ली ना जाना पड़े, और वो जो सारी क्वालिटी चाहे नोट्स हो या टीचिंग लेवल हो वो हमें कश्मीर में ही मिल जाए। तो ये आइडिया हमें काफ़ी अच्छा लगा। बट जो सबसे चैलेंजिंग पॉइंट ये था कि गाइडेंस के लिए दिल्ली से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ लाना कश्मीर के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि अगर आप कश्मीर से नहीं हो तो जो आउटसाइडर्स हैं वो दिल्ली नहीं आना चाहते। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बट हमने बहुत सारे कैंडिडेट से बात किया कि वैली में जाना क्यों ज़रूरी है, वहाँ के स्टूडेंट को समझाना और गाइड करना, ताकि सब फाइनेंशियली कैपेबल भी नहीं होते हैं दिल्ली आने के लिए, और एक कल्चरल प्रॉब्लम होती है जो जेन्युइन है, वो मुझे पता है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया, और पिछले साल भी हम आए हुए थे और इस साल भी हमने टीम बनाई, और जो सिलाई जैसे नाजिस हैं, इकबाल हैं, मुहिबुल्ला हैं, तो हम सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे और जितनी भी आप लोग की हेल्प की जा सकती है वो हम करेंगे। अभी बात चल रही थी यूपीएससी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को लेके, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके यूपीएससी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी का ही पार्ट है। हमने तहलील उस पर डिस्कशन भी किया है। वो है यूपीएससी मेंटरशिप एंड गाइडलाइन का एक प्रोग्राम। क्या होता है कि जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आते हैं तो किसी अपने सीनियर से, रिलेटिव से या किसी ब्यूरोक्रेट्स के वीडियो देख लिए और हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। हमें लगता है कि सिर्फ पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट पढ़ लें, अच्छे कंटेंट को सिलेक्ट कर लें तो हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। बट इसके साथ साथ कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती है, एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी है क्या, और जिस सर्विस के लिए मैं जाना या जाना चाहती हूँ क्या वो मेरा रियल एम है।
या उसका नेचर क्या है। इसके अलावा इसमें आपके थॉट प्रोसेस का बहुत रोल होता है। मतलब आप बुक पढ़ रहे हो और बुक पढ़ने के अलावा आपके पास अगर एनालिटिकल अप्रोच नहीं है, आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है। जनरली जब हम सुनते हैं डिसीजन मेकिंग, ब्यूरोक्रेटिकल अप्रोच या थॉट प्रोसेस, तो हमें लगता है ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होंगी, लेकिन इसके कुछ टूल्स होते हैं जिस पे प्रैक्टिस करना होता है, तब जाके हमारे अंदर ये डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे इसमें कितने लोग हैं जो पिछले 1 ईयर या 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं? आप हाथ खड़े कर सकते हैं? ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि एनालिटिकल अप्रोच क्या होता है? अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो, या आप ये भी बता दें कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्या होता है। इतना तो बेसिक बात सिखाई गई होगी ना कि जीएस के सब्जेक्ट को एक दूसरे से इंटरलिंक करना होता है, करंट से भी जुड़ा होता है, ये तो पता होगा। तो वो कैसे कर पाओगे आप प्रैक्टिकली? अगर मैं पूछूं कि कोई अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में ज्योग्राफी का एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है कि हिस्ट्री का है। ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसलिए मैं चाहूँगा कि कोई एक ही एटलीस्ट आप लोग बताएं कि ये क्या होता है, मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्या है। चलिए कोई बात नहीं, बस इतना कहना चाहता हूं कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं उस पर आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी मेरा डिस्कशन होता है। इवन जो इन फील्ड ऑफिसर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे सीनियर्स हैं, तो उनसे भी मेरी बात होती है, तो उस एक्सपीरियंसेस के बेस पे ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग, आप जब सर्विस में जाओगे तो आपको करना क्या है? डिसीजन लेना है, और आपको डिसीजन मेकिंग पता ही नहीं है। वहाँ आप जाते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती क्या है, इसके लिए कैसे टूल्स यूज़ करते हैं, अगर कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे मल्टी डायमेंशनल तरीके से एनालाइज करना है। तो इन फील्ड आप नहीं सक्सेस हो पाओगे। प्लस जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो पढ़ने के साथ साथ ये आपके प्रिपरेशन के फर्स्ट डे से ही आपकी लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल या थॉट प्रोसेस वो पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट था कि कुछ इमोशनल इश्यूज, हमें इमोशन का भी मैनेजमेंट करना होता है। जब 6-7 महीने हो जाते हैं या प्रिपरेशन में 1-2 अटेम्प्ट हम दे देते हैं और हमारा प्रीलिम्स नहीं निकलता है, कुछ बच्चों का मेंस में जाके नहीं होता है, कुछ का इंटरव्यूज में नहीं होता है, तो बच्चे टूट जाते हैं। फिर उसके बाद लगता है कि अब क्या करें। या जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये आउटर मोटिवेशन है, ये इनर मोटिवेशन नहीं है। ये आपको 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज काम करेगा, आप जोश में रहोगे हाईली, फिर वो डाउन हो जाता है, फिर वहीं पहुंच जाओगे जैसे थे रेगुलर। तो ये स्किल सीखनी है कि हमें अपने अंदर इनर मोटिवेशन लॉन्ग टाइम के लिए कैसे डेवलप करना है, क्योंकि इस स्टडी में यूपीएससी की आपको पेशेंस रखना होगा, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाई भी आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है। इसके अलावा आइसोलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। जनरली जब स्टार्टिंग में बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं 15 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ना चाहिए, और इस तरह की बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि अगर मैं 5 to 6 आवर्स इनफ है। अभी मेरी इकबाल से ही बात हो रही थी, एक है जुनैद अहमद जिनकी रैंक 3rd थी ना, वो 4 to 5 आवर्स पढ़ते थे और 4 to 5 आवर्स में उन्होंने अपनी सारी प्रिपरेशन को वो कंप्लीट कर लेते थे और उन्होंने उस एग्ज़ाम को निकाला। बहुत सारे बच्चों का पैटर्न है कि वो 10 आवर्स पढ़ते हैं, कोई 8 आवर्स पढ़ता है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं रहना है। इसके अलावा मेंटल लेवल पे 2-3 चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ फोकस, कि सर मैं जब 10 डेज पढ़ता हूँ कंटिन्यूसली, उसके बाद एनर्जी नहीं बचती है या मेरा फोकस नहीं हो पाता है। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करें। अब बताओ ये नॉलेज आपको कौन देगा। चलो बुक का तो बता दिया कि प्री के लिए ये पढ़ लो, मेंस के लिए ये पढ़ लो, लेकिन अगर आपको फोकस में प्रॉब्लम हो रही है कि आप पढ़ते हो 1 घंटे बाद फिर मन नहीं लगता, तो इसके कुछ टूल्स होते हैं जो आप मेंटोर से सीख सकते हो, जो आप टीचर से सीख सकते हैं, या कोई अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट है उससे आप पूछ सकते हैं कि सर इस टूल को मैं अपने अंदर कैसे डेवलप करूं। अभी मोहिबुल्लाह बात कर रहे थे मेमोराइजिंग स्किल की,
कि हमने पढ़ा, बहुत सारे स्टूडेंट एक बार पढ़ते हैं उनको याद हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट 2 से 3 बार पढ़ते हैं फिर भी सही से नहीं याद होता है। तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे साथ ये कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं बार बार पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ मुझे याद नहीं होता है। उसके भी कुछ टूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रॉब्लम है। तो उस टूल पे जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो वो अपनी मेमोराइजिंग स्किल को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा अब इकबाल को बुलाऊँगा और आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड इस बुक्स के अलावा भी अगर जो भी प्रॉब्लम आती हैं, चाहे मेंटल लेवल पे हो, चाहे इमोशन के लेवल पे हो, या टाइम मैनेजमेंट हो, कंटेंट मैनेजमेंट हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, तहलील सर से बात कर सकते हैं और बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नंबर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। Assalamualaikum. Welcome everyone. My name is Iqbal Dar, Iqbal Rasool Dar. I will give a brief introduction about me. I have done schooling here in Srinagar only, New Convent and SSM in Parepura. So I am just like you, ordinary just like you. So I did my BTech in civil engineering. Then later on I went to Pune for bachelor's. I have qualified AIEEE exam, I have qualified GATE, NET, JRF, then I have qualified UPSC twice. So, but I was literally ordinary for whole of my life. I did nothing extraordinary. There was no such X factor which was different in me or special in me. So this is my brief introduction. I don't have much to speak about all those things which you need to do or already discussed about. Still, there are certain areas on which I would talk about. As everyone knows, there is prelims, then it's mains, and then it's interview. Every stage has its own level of difficulty and own level of subjectivity. First of all, prelims is the most difficult part because it is the most dicey part as well. One question can break you or make you. In my second attempt, failed in CSAT by just 0.3 marks. So it is very, very close. It can go anyway. So prelims में आप ऐसा करो, static and dynamic. Static is around 70% and dynamic will be around 30%. So give due focus on static. Most of the people, as I already said, they give too much of excess importance to dynamic or the news and other current issues, but they lack in static. स्टैटिक में आपके साथ वहाँ यूपीएससी में या केएस में ऐसे लोग प्रीलिम्स लिखेंगे ना जो 5-5 साल से 6-6 साल से पढ़ रहे हैं, दे विल नेवर गो रॉन्ग ऑन दैट पार्ट. तो उसमें आप अपनी मास्टरी कर लेना. स्टैटिक का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपके हाथ में है. डायनेमिक ऐसा है, वो समंदर है, कहीं से भी एक उठा लिया तो आपका गलत हो सकता है वो, तो उस पर अपनी मास्टरी कर लेना. स्टैटिक जो है, हिस्ट्री हो, जोग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, आर्ट एंड कल्चर हो, उसको बहुत अच्छे से करना. अब मैं थोड़े थोड़े टिप्स ये बताऊंगा. हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और एंशंट मैंने साथ में क्लब किया था और साथ में पढ़ा था. मैंने आर.एस. शर्मा और जो तमिलनाडु के बुक है, दोनों को सामने रख के दोनों के नोट्स बनाए थे. क्लब करके अपने शॉर्ट नोट्स बना के 5-8 पेज पे टोटल उस पर बनाता था मैं. कैन आई गेट ए शीट? ये शीट मैं क्या करूँ, ऐसे फोल्ड करके एक बीच में लाइन, इसके 4 पेज बन जाते हैं. छोटा छोटा यहाँ लिख के शॉर्ट नोट्स बना लो जो ईजिली आप रिवाइज कर पाओ. रिविजन इज़ द की. अब रिविजन कैसे कर पाओगे? दैट शॉर्ट नोट्स इज़ द की फॉर रिविजन. तो जो भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप उसको लिख नहीं पा रहे हो, दैट इज़ ऑल वेस्ट. उसको लिखना ज़रूर, ताकि आप दोबारा उसको पढ़ पाओगे, आप रिटेन कर पाओ उसको. तो नोट मेकिंग इज़ द की फॉर एनी सिविल सर्विसेज एग्जाम. हाँ, और पहले साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये एक लंबा सफ़र होता है. 2 साल 3 साल, मेरा 3 साल लग गए. 3rd अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था. अब 4 में फिर से हुई है. तो इट विल टेक योर टाइम. बकल नहीं करना है, मेहनत कमर कस के आगे बढ़ना है. तो प्रीलिम्स में और मैं जैसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट साथ में पढ़ सकते हो आप, क्योंकि दोनों थोड़े से रिलेटेड है, तो उनके भी नोट्स बना सकते हो. इसी तरह आप मॉडर्न और एंशंट को या आर्ट एंड कल्चर एंड एंशंट को साथ में पढ़ सकते हो, दोनों रिलेटेड है. ठीक है. पॉलिटी और हिस्ट्री को, मॉडर्न को साथ में पढ़ सकते हो, थोड़े बहुत दोनों रिलेटेड है. तो ऐसे करके आप अपना स्टैटिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना. जो डायनेमिक पार्ट है, मैंने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल मंथली मैगजीन है,
उसको स्पेशल जैसे एक पेज पे 4 करके एक पेज पे पूरा का पूरा मंथली मैगजीन का जो प्रीलिम स्पेसिफिक डेटा है वो मैंने डाल दिया था, और उसी 12 महीने का 12 पेजेस उन्हीं को पढ़ता था लेटर। दैट्स इट। हाँ, पहले साल आपको टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, और लास्ट ईयर की सिविल सर्विसेज के पेपर्स ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मुहिबुल्लाह ने बोला यू विल नॉट बी नोइंग बियॉन्ड 20 to 40 क्वेश्चंस, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस। तो आपको 40 से 50 क्वेश्चन के ऊपर ना अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा गेस वर्क करना है, लेकिन वो ब्लाइंड गेस नहीं होता है, वो उसके पीछे आपकी पूरी नॉलेज होती है, आपकी पूरी एनालॉजी होती है। वो एनालॉजी आप कैसे बनाओगे, आप लास्ट ईयर 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो है ना उनको आप एनालाइज करोगे, उस पर गेस वर्क अपना करोगे। जब आप हर बार करोगे ना अटेम्प्ट, हर बार आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, हर बार आपकी गेस वर्क जो है ना वो इंप्रूव हो जाएगी। वो गेस वर्क जो है आपकी बैक ऑफ द माइंड में फिर फिट हो जाएगी, सेट हो जाएगी, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है यूपीएससी के एग्जाम में बढ़ रही। तो वो जो लास्ट ईयर 15 ईयर पेपर है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ योर नॉलेज, इट शुड बी एटलीस्ट। उसमें आई वुड से बेस्ट एक दिशा की आती है, उसमें दिशा की लास्ट 15 ईयर उसको ले लेना, आप उस पर टिक नहीं करना, आप रफ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख के ABCD, क्योंकि उसको आपको दोबारा करना है, थर्ड टाइम करना है, फोर्थ टाइम भी करना है। और ये हो गया प्रीलिम्स के लिए सबसे। फिर जब प्रीलिम्स बहुत नज़दीक पहुंच जाए, आखिरी 5 दिन आप 2014 से 2021 के बीच में पेपर्स है ना एज इट इज़ सुबह मॉर्निंग में 9 बजे लगा लेना। तो उससे क्या है ना आपकी हैबिट बन जाएगी, सिविल सर्विस का जो एक्चुअल एग्जाम आएगा ना उसकी आपकी थोड़ी हैबिट बैठ जाएगी। CSAT में बहुत फेल होते हैं। CSAT में क्या होगा, आप CSAT में आप ऐसे करो, सबसे पहले तो नोट्स बना लो, वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, या तो यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो जिसको अपना लग रहा है वीकनेसेस है। नोट्स बना लेना, फिर क्वेश्चंस लगा लेना, हर टॉपिक पे 4-5 क्वेश्चंस। अब जैसे वर्क है उसमें फिर सब टॉपिक्स है तकरीबन 5-6, फिर हम सब टॉपिक्स पे हर एक टॉपिक पे सब टॉपिक पे 4 से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लेना, फिर लास्ट ईयर के पेपर्स भी लगा लेना। और फिर स्ट्रेटजी ऐसे स्ट्रेटेजाइज कर लेना कि पहले मैं पैसेज करूँगा या करूँगी, या बाद में पैसेज करना है। मेरा अपना स्ट्रेटजी था, मेरे पहले 45 मिनट्स कंप्लीट जितने भी हो सकता है उतना पैसेजेस कर लेता था, फिर बचा हुआ टाइम जो है मैं कॉन्ट एंड एप्ट में रीजनिंग में लगा देता था। तो मिनिमम 50 क्वेश्चंस आप ट्राई करना अटेम्प्ट करने की CSAT में, तब जाके आप सेफ स्कोर बना लोगे इसमें। तो ये हो गया प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। मेंस में भी मैं बोल रहा हूँ नोट मेकिंग इज़ द की। जैसे अब पेपर 1 है उसमें सोसाइटी है, तो आप नोट्स बनाओगे, मेंस 365 या किसी टॉपर के नोट्स उठा के उनको क्लब करके अपने नोट्स बना लेना। इसी तरह आप इसी तरह आप हर जगह हर चीज़ के नोट्स बना लेना। जितना हो सकता है उतना आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज करते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवाइज करते रहो। मेंस के लिए अलग नोट्स, GS4 के नोट्स बना लेना बहुत अच्छे से, एग्जाम्पल डाल देना। GS4 में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन आया है इंटीग्रिटी पे, तो आप किसी फेमस पर्सन जो बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी वाला हो उसकी डाल सकते हो एग्जाम्पल वहाँ पे, तो एग्जाम्पल विल फेच यू मोर एंड मोर मार्क्स। ठीक है, अब जैसे अभी बता रहे थे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10-8 घंटे पहले साल थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है, बाद में थोड़ा कम हो जाता है वो, बट ये है कि 8 आवर्स एवरी डे शुड बी द नॉर्मल एटलीस्ट। और फिर वर्क लाइफ बैलेंस को ना, मतलब पढ़ रहे हो और फिर काम नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा फिजिकल वर्क, दैट ऑल्सो जो है ना आपकी रिगेनिंग कैपेसिटी जो है ना वीक हो जाती है, याद नहीं रख पाओगे। थोड़ा फिजिकल वर्क करना ज़रूरी है, रनिंग कर लेना, कोई भी शौक पाल लेना, हॉबी रख लेना कोई जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। जिम जा सकते हो, लेकिन वो है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ टाइम टेबल। जब मन करे तब निकल गया क्रिकेट के लिए, नहीं शाम में जा रहे हो 1 घंटा तो वही 1 घंटा, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ रखनी है 2-3 साल। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन फिजिकल लाइफ को ना, फिजिकल एक्टिविटी करना से हेल्थ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है प्रिपरेशन का। अगर आंखों में कुछ हुआ, कमर में इशू हो जाता है, वो पूरी की पूरी बॉडी पे इशू पड़ जाता है फिर, क्योंकि ज़्यादातर जब बैठे रहेंगे लॉन्ग सिटिंग आवर्स में हमारा लोअर बैक जो है ना वीक हो जाता है, हमारी आई साइट कमज़ोर हो जाती है। तो उसके थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है ना डेवलप करना, वो आपकी पढ़ाई पे ही इफेक्ट पड़ जाएगा, बीमार हो जाओगे, बाकी चीज़ें छूट जाएगा। तो फिजिकल हेल्थ जो है उसका बहुत ध्यान रखना अच्छे। तो उस चीज़ का ख्याल बहुत अच्छे से रख लेना। तो जो भी क्रिकेट खेलता हो, मैं तो हम लोग क्या करते थे जामिया में, संडे पूरा का पूरा संडे आधे से ज़्यादा संडे क्रिकेट खेलते थे और शाम में 1 घंटा बैडमिंटन खेलते थे। तो ऐसे हमारा चलता था। तो वो इस चीज़ का कुछ ख्याल रखना, सम मैकेनिज्म, बट विद इन द टाइम टेबल, नॉट बियॉन्ड द टाइम टेबल। व्हेन एवर यू वांट टू यू कैन नॉट गो, सो बी डिसिप्लिन्ड। और अभी कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो इसके बाद, ठीक है।
और कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ को लेके, और इंटरव्यू जब आप इंटरव्यू तक पहुंचोगे इंशाल्लाह वी विल कम बैक, हम आपकी मेंटरिंग फिर से करोगे, लेकिन तब तक आप इंटरव्यू तक पहुंच जाओ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को आने के लिए इधर, मेहनत करिए और कश्मीर का नाम बुलंद करो। सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है सिविल सर्विसेज में लोगों की। इस बार मैं अकेला आया हूँ पूरे कश्मीर वैली से, JNK से पिछले 4 साल में कोई इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, बट दैट इज़ सैड, दैट इज़ नॉट अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। आई विश एवरी ईयर 3-4 एटलीस्ट क्वालिफाई सिविल फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम। सिविल सर्विस एग्जाम में पहले 15-20 निकलते थे JNK से, अभी मुश्किल से 2-3, बट दिस इज समथिंग वेरी वरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई गेस I can see at least 10 people from you next year in the list, at least in KS. So work hard. Allah Hafiz. Well, my name is Shafayat Zuhur. I'm just studying in 9th standard. So actually I'm having the craze of and flame of taking the UPSC. I'm truly indebted to the authority members of Quintessence classes for providing me such an outstanding opportunity to present myself in front of you people. So where in Instagram and other social networking sites I got connected towards them, and Mr. Tahlil Sir, he inspired me a lot through lectures, and even though I haven't met him, but through his lectures and through his most inspirational and motivational videos, I have got the flame in my mind that I have to crack it. No matter for no fame, for no money, but I have to represent my Kashmir and I have to represent my family. Coming across many hardships and coming across many... On 5th of July, Quintessence conducted a workshop for civil services aspirants. The workshop was attended by UPSC toppers as well as senior faculty of IAS. Students across the valley participated in huge numbers and had a fruitful session. The students were given guidance about appearing in the civil services examination and the strategies for IAS examination. The workshop conducted a question and answer session where these aspirants got the chance to pose their questions and get their doubts cleared. All the 3 officers are here from 3 different departments. My question is that which department has most connection, social connection with the public? तो फर्स्ट 7 years नो डाउट सबसे ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन जो है IAS की ही होती है, बिकॉज ऑफ बीइंग इन द फील्ड। सेकेंड इज़ IPS टिल द प्रमोशन, जब वो SSP तक पहुंचता है। बियॉन्ड SSP DIG लेवल पे कोई पब्लिक ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहती है। और फिर थर्ड है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, क्योंकि वो DFO रहता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर रहता है, तो इस लेवल तक 14 साल तक उसका पब्लिक इंटरेक्शन रहता है। तो ये 3 सर्विसेज में पब्लिक इंटरेक्शन है, बट पब्लिक इंटरेक्शन जो है वो कोई प्रो नहीं है, बहुत कोई बड़ी हवा चीज़ नहीं है। इसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। ऑफिस का अपना ऑरा होता है, ठीक है, वहाँ पे आप सेक्रेटेरिएट में रहते हो तो सेक्रेटेरिएट में आप सेक्रेटरीज बाकी सारे बड़े बड़े डिग्निटरीज से मिलते हो। आपका जो एक्सपीरियंस होता है उस लेवल का पॉलिसी मेकिंग में वो अलग ही होता है, पब्लिक डीलिंग में अलग होता है। ऑफिस वर्क का अपना ऑरा है, अपने फ़ायदे हैं, पब्लिक डीलिंग के अपने फ़ायदे हैं, दोनों की अपनी है, दोनों को बैलेंस करना। तो सर्विस ऐसी होनी चाहिए जिसमें हल्का हल्का दोनों हो। Sir, my question goes to Najis Ansari, sir. My question goes to you that what must be my strategies, because I am at the young age. So how can I be motivated? How can I be consistent? And what must be my strategy from this age so that it will be very easier for me at my own time to crack the civil services? Thank you, sir. Thank you. See, first of all, it's good that you are thinking that you will go for the civil services. Yes, sir. See, my suggestion will be you're in 9th standard, right? Yes, sir. So first of all, get a graduation degree with good numbers. Okay, try to explore things. At this moment, I will not try to restrict you, to just go and to confine yourself. You have a lot of potential. So at this moment, work hard. Okay, get a graduation degree, and then you start your preparation. If you want to study preparation in your last year, it's fine. Okay, it's good that you are motivated. Keep this motivation. Don't burn out. My suggestion will be don't burn out. See, I started when I was in my 3rd year because I had a 4-year degree, and then I keep going. After graduation, it took me 2 more years. So it will take time. Okay, so don't just burn out. My suggestion will be. Thank you. Sir, how to choose an optional subject? What is the strategy? Sir, I'm from BSc. I'm doing BSc right now. Chemistry, zoology, botany. जनरली लोग क्या है ना, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी,
साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये 4-5 सब्जेक्ट में से एक चूज़ कर लेते हैं। आप ऐसा करो, अगर आपकी लाइकिंग जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मुझे पॉलिटिकल साइंस ही लेना है, तो मेरा पर्सनल चॉइस था वो, मैंने कुछ ज़्यादा जज नहीं किया। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, लास्ट ईयर के पेपर्स चेक कर लेना एक बार। यस सर। ठीक है, और एंथ्रो का थोड़ा क्रिस्प है सिलेबस। सर अकॉर्डिंग टू यू एंथ्रो विल बी अ बेस्ट ऑप्शन। थोड़ा सा ये है बायोलॉजी को लेकर Yes, ना, sir. तो एवोल्यूशन थोड़ा ह्यूमन एनाटॉमी एंथ्रो विल बी अ बेस्ट अ गुड ऑप्शन। You have to take a call. I'll not judge. A good option. But yeah, it will be a better option. लेकिन आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी देख लेना, उनके लास्ट ईयर पेपर्स के ऊपर से जज कर लेना। जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग नहीं लिया, मैंने पेपर देखा 3 घंटे का 4 घंटे में हो रहा था मेरे से, तो नहीं लिया, मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया। आई कुड डू दैट बेटर। इट इज़ योर कॉल, बट लुक इनटू द लास्ट ईयर पेपर्स। थैंक यू सो मच सर। So many congratulations to all of you. My question is to Sir Ansari sir. Sir, you are a graduate from very prestigious college IIT Delhi, और obviously सब जानते हैं बहुत मेहनत लगती है किसी भी IIT के अंदर जाने के लिए, and luckily I'm also a civil engineering graduate, so I can relate with you. Sir, मेरा सवाल ये है कि after graduating from a very prestigious college IIT Delhi, तो जनरली क्या रहता है, जैसे हमारे बैचमेट्स हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद PSU ज्वाइन कर लेते हैं, सम गो इनटू गेट एग्जाम एंड देन MTech एंड पोस्ट ग्रेजुएट एवरीथिंग एटसेट्रा। सो मेरा ये सवाल है कि आपका मतलब इस चीज़ से, सिविल इंजीनियरिंग इज़ अ ब्यूटीफुल ब्रांच, एक बहुत ब्राइट करियर होता है इसमें, कैसे आपने मूव किया फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर फील्ड, एंड आफ्टर दैट ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम जैसे मतलब होता है, बहुत सारी चीज़ें आती है आपके बैचमेट्स, कुछ लोग मतलब बहुत आगे गए होते हैं, कुछ लोगों ने MTech, तो अभी जो मेरे साथ है कुछ लोगों ने MTech ख़त्म किया, कुछ लोग तो PSU में हैं, और अभी हम जो है स्ट्रैटेजीज़, मैं अभी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही हूँ, तो हाउ टू गेट इन टू दैट, हाउ टू क्लियर, वो भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए जिसकी जो चांसेस है सक्सेस के बहुत कम रहते हैं। सो मेरा आपसे ये सवाल है, कैसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम स्पेशली इस चीज़ को कैसे डील करते हैं, ऐसी थाट्स को इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस वगैरह। एंड सेकेंड थिंग, बीइंग ए सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, तो मैं आपसे आपका ये ऑप्शनल एक्सपीरियंस आप अगर आप शेयर करते, कैसे आपने वो चूज़ किया? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग ऑप्शनल जो उन्होंने पूछा, जो आपने ये पूछा, तो मेरा एंथ्रोपोलॉजी है ऑप्शनल, मैंने सिविल इंजीनियरिंग से नहीं लिखी है। ठीक है, रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग, हाँ बिल्कुल बात सही है, 19 से मैंने ग्रेजुएट किया और मैंने अराउंड 6 मंथ्स जो है नौकरी करी थी, वो भी एज ए बिजनेस एनालिस्ट। मैंने सिविल इंजीनियर के तौर पे नौकरी कभी नहीं करी। बिल्कुल आपके बैचमेट्स होंगे जो बहुत अलग अलग जगहों पे होंगे, कुछ PSUs में होंगे, कुछ लोग सिलेक्ट हो जाएंगे UPSC में भी। ठीक है, किसी ने मुझसे कहा था कि UPSC में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते, डिस्पाइट उस रात तक जिस दिन रिजल्ट आने वाली है, अगले दिन आपका नाम है उस लिस्ट में, जिस दिन आपका नाम आप देख नहीं लेते हो, आप जो हो एक नॉर्मल आदमी हो, और आपको हमेशा लगता है कि कल क्या होगा, अगर हम सेलेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, तो वो चीज़ है, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा, उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते उसका। आपको मोटिवेशन, जैसे इन्होंने कहा था कि इनर मोटिवेशन चाहिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ जो है इसमें पेशेंस का है। महिबुल्ला भाई कह रहे थे कि उनका 6ठे अटैम्प्ट 5वें अटैम्प्ट, तो 5 अटैम्प्ट यानी 5 साल और 1 साल आप प्रिपरेशन का ले लीजिए, 6 साल आपको वेट करना पड़ेगा, आपको बिलीव होना चाहिए। मुझे किसी से कहा था कि आपको मालूम था कि आपका होगा, तो मैंने उसे कहा कि बिल्कुल मालूम था। मालूम इसलिए था कि नहीं भी होगा ना तो एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा, और अगर हमको लगेगा कि मेरा नहीं होगा तो हम क्यों कर रहे हैं ये तैयारी, कोई मतलब तो है नहीं। हम इतना एनर्जी लगा रहे हैं, दुनिया चीज़ की प्रॉब्लम है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, हर एग्ज़ाम के बाद आपको लगेगा कि यार ज़्यादा हो गया, तो आपको जो है हमेशा खुद को होल्ड करना पड़ता है। तो अगर आपको है कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेंटली सोच के रखिए कि नहीं हम आखिरी दिन तक जाएंगे, क्योंकि इसमें लड़ना तो पड़ेगा आपको, आप बीच में छोड़ नहीं सकते। हाँ अगर आपको लगे कि नहीं कहीं और से मेरे बेटर अपॉर्चुनिटी है, मुझे लेना चाहिए, बिल्कुल जाइए। जो महिबुल्ला भाई ने कहा कि ये नहीं है कि हम इसमें अड़े रहेंगे, पर आपको जो है अपना फुल देना है, आप फुल दीजिए, सेटिस्फाई रहिए, दैट इज़ इनफ। और रही बात ऑप्शनल की, तो इकबाल भाई ने कहा जैसे ऑप्शनल में ना क्या है कि लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, मेरा अप्रोच दूसरा है। मैंने 3 ऑप्शनल चेंज किए। मैंने पहले लिया था PSIR, जब मैं कॉलेज में था, मैंने PSIR की 2-3 किताबें पढ़ी, मुझे लगा कि यार PSIR ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट है, पर मेरे लिए नहीं है शायद। फिर मैंने लिया उर्दू लिटरेचर मैंने पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, फिर मैंने चेंज किया उर्दू लिटरेचर से, और फिर मैंने लिया एंथ्रोपोलॉजी। और मैंने इंजीनियरिंग करी है, लेकिन मैंने बायो पढ़ी थी 12th क्लास तक, तो 12th क्लास तक मैं बायो पढ़ी थी, मैंने यूज़ किया वहाँ एंथ्रोपोलॉजी में, और वो मेरे लिए वर्क किया। तो अगर आपको ऑप्शन चूज़ करना है ना, तो अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को अच्छे से पहचानिए और फिर एक ऑप्शन लीजिए और एक्सपेरिमेंट करिए। 2 किताबें पढ़ लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा, जहाँ तक साहब बोलते हैं।
तो आप तजुर्बा लीजिए और एक अच्छा ऑप्शन चूज़ करिए या फिर फुल दीजिए अपना उस ऑप्शन को, तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने जो है अच्छा किया है। दैट्स इट। मेरा ये लगता मुझे ऐसा लगता था कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। सिविल इंजीनियरिंग अच्छा है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो लिए हैं और जो एग्ज़ाम निकाले हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि नहीं, मेरा जो रुझान है वो थोड़ा सोशोलॉजिकल ज़्यादा है, तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो मुझे जीएस में हेल्प करे, ये भी एक एंगल होता है। बहुत सारे लोग पीएसआईआर इसलिए लेते हैं बिकॉज जीएस2 में हेल्प होता है, मुझे सोसाइटी में हेल्प होता था, तो आप वो सारे फैक्टर्स को भी आप रख सकते हैं अकाउंट में कि ठीक है मुझे देखिए एग्ज़ाम है ये, आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको हमेशा प्रैग्मेटिक रहना है कि मुझे लिस्ट में नाम चाहिए। एक एम्बिशन है इसका, इस पूरे प्रोसेस का एक एम्बिशन है लिस्ट में नाम, बाकी सब चीज़ें फिजूल है। लोग इमोशनल हो जाते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, डजंट मैटर आप कितना पढ़ लोगे, लिस्ट में नाम नहीं है, नोबडी इज़ गोइंग टू एक्नॉलेज, वो मानेंगे तक नहीं, वो नहीं मानेंगे कि तुम कुछ पढ़े हो, आपका लिस्ट में नाम है, आप कुछ भी बोल दो। तो इसलिए आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी से आप सिलेक्ट करिए ऑप्शन को, ठीक है। थैंक यू। Iqbal sir, as you said you had PSIR as your optional, so I would like to know from you what was your strategy for your optional sir? मैंने इग्नो की जो नोटबुक्स आती है ना, रेलेवेंट इग्नो की जो मास्टर्स की बुक्स आती है, बुकलेट्स, उनको पढ़ा था और मैम के नोट्स और उनको ना मैंने मिक्स करके अपने नोट्स बनाए थे। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ एरियाज़ है जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, वो मैंने ओपी बाबा है और एंड्रू हेवर्ड या बाकी सारी बुक्स है ना, वो कम दिया है मैम ने। जो मैम ने कम कवर कराया है वो मैंने इंटरनेशनल बुक से पढ़ी है, लेकिन जो मैम ने सफिशिएंटली कवर करा है उसमें सिर्फ मैंने इग्नो ऐड किया था। मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी थी और शॉर्ट नोट्स बनाना। और मैंने एक अच्छा चीज़ ये किया था, जैसे बुक लिस्ट बनाई थी अराउंड 150-100 बुक लिस्ट। मैंने बुक ऐसे पेज पे बुक एक कॉलम बियॉन्ड उसके समरी, तो 3 से 4 लाइंस में उसकी समरी बहुत छोटा छोटा लिख के, तो बुक और समरी उसकी जो है ना वो आप क्वेश्चन में आंसर में डाल देते हो तो आपको अच्छे नंबर देती है। आपका आंसर जो है ना रिच होना चाहिए। आप पूछ लिया है तो आपका कहानी नहीं पूछना चाहता है, आपका व्यू पॉइंट तो है, कॉन्टेक्स्ट आपको पहले लिखते हो, आंसर जो है उसका पहले कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसमें डालते हैं इंटरनेशनल ऑथर्स हो या लोकल ऑथर्स हो, स्कॉलर्स हो, प्रोफेसर्स हो, उनका व्यू पॉइंट डालते हैं, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए या उससे डिसएग्री करने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए। तो मैंने वही से जैसे कोट्स है, फेमस कोट्स का अलग से नोट्स बनाए थे, फेमस बुक्स के अलग से नोट्स बनाए थे, और जो जनरल नोट्स है उन दोनों का मिक्स भी बनाया था। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क किया था, बट दैट पेज ऑफ। आई गॉट गुड मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस। बिल्कुल बिल्कुल जी। पार्ट 2 जो है ना, इट्स ऑल मोस्ट ऑफ इट इज़ डायनेमिक। तो मैंने ऐसे माय पर्सनल स्ट्रेटजी वाज, मैंने जैसे इंडिया यूएस का बेसिक बैकग्राउंड बना दिया, एक पेज पर लिख दिया हिस्ट्री कैसी थी, कैसे रिलेशन रहे, फिर डिफेंस की क्या रिलेशंस थी, तो डिफेंस के नीचे मैंने 8-10 लाइन्स रखी, अगर कुछ नया आया तो वो नीचे लिख दिया। अब इकोनॉमिक में मैंने जो लिखा हुआ है उसका कुछ नया आया तो नीचे लिख दिया। तो उससे क्या हो जाना, आपका जो पुराना भी है और नया भी है वो मिक्स हो जाता है। किसी स्कॉलर ने कुछ लिखा तो स्पेस रखना, इंडिया ईरान, इंडिया दिस, इंडिया दैट, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स बना लें। थैंक यू सो मच।